गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही आसान टॉपिक है, और आप डे वन से अगर समझते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम में हर एक के स्कूल में इसका एक क्वेश्चन जरूर आता है। कई बार एमसीक्यू के क्वेश्चंस भी अलग आते हैं, और किन कारणों से अंतर आता है वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। थोड़ा हम समझते हैं होता क्या है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अगर मैं बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में बात करूं तो हर एक बिजनेसमैन का एक बैंक में अकाउंट होता है, और वो पर्टिकुलर डेट में जानना चाहता है कि उसका बैंक का बैलेंस क्या है। अब होता क्या है रियल लाइफ में, अगर आपसे पूछा जाए कि यार आप मेरे से पूछो, बोलो नहीं सर आपके अकाउंट में कितना पैसा है, मैंने बोला होगा यार 15-16 हज़ार। सर एग्जिट बताओ। यार एग्जिट तो यहाँ नहीं है, हाँ 16 हज़ार रुपये के आसपास होना चाहिए। अब मैं जब रिकंसिलेशन, जब मैं बैंक से पासबुक को मैं प्रिंट कराने गया तो वहाँ देखा मेरे अकाउंट में 17,453 रुपये 52 पैसे पड़े हुए थे। तो इतने यार ये डिफरेंसेस कहाँ से आ गए? मैं तो 16 हज़ार समझ रहा था और ये 17 हज़ार समथिंग आए, तो ये बाकी डिफरेंसेस कहाँ से आया? इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, है ना। वो रीजन ही पता करना होता है, उसके लिए हम एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं। उसको कहते हैं हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यानी कि एक पर्टिकुलर डेट में एक बिजनेसमैन जानना चाहता है कि उसके बैंक में कितना बैलेंस है, और वो बैलेंसेस में क्या होता है, डिफरेंसेस आ जाता है। वो चाहे किसी भी कारणों से आ जाए। बेसिकली 3 रीजन होते हैं, पर पहले हम समझते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड टू रिकंसाइल द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। हमारे बैंक बैलेंस क्या है कैश बुक का, उसको देखेंगे। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक क्या है, और बैलेंस एज पर पासबुक क्या है। यानी कि इन दोनों में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अगर मेरे अकाउंट में 10,000 है बैंक में, तो मेरी कैश बुक में जो 2 कॉलम कैश बुक आपने बनाई थी उसमें एक बैंक का कॉलम था। इससे प्रीवियस टॉपिक में आपने 2 कॉलम कैश बुक सीखी थी। 2 कॉलम कैश बुक में एक तो कॉलम कैश का था और एक था बैंक वाला। वो जो बैंक वाला कॉलम है उसका बैलेंस और जो बैंक में अकाउंट है आपका उसका बैलेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, तो जो कैश बुक है, अगर मैं कहूं मेरे कैश बुक में जो बैलेंस आ रहा है बैंक का, किसका बैलेंस? बैंक का। मान लेते हैं पीएनबी अकाउंट, पीएनबी बैंक है मेरा, तो पीएनबी बैंक का अकाउंट का बैलेंस आ रहा है मेरा 10,000। जब मैं बैंक गया, यानी कि मैं बैंक में यानी कि जो पीएनबी बैंक है वहां भी मेरे खाते में 10,000 होने चाहिए। अगर 10,000 वहां पे भी है यहाँ पे भी है तो रिकंसिलेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है। रिकंसाइल कब करेंगे? जब गलतियां होती हैं और उन डिफरेंसेस को दूर करते हैं, तो उसके लिए स्टेटमेंट तैयार करते हैं। भाई किसने कितनी गलतियां की उनको डिफरेंस देखे ना। अगर गलतियां है ही नहीं तो फिर बात ही खत्म होगी ना, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाने की जरूरत ही नहीं है। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट तब बनेगा, यहाँ पे रिकंसिलेशन नहीं बनाना है। रिकंसिलेशन कब बनाना है? यहाँ 10,000 है और यहाँ निकल गए 12,000। सर डिफरेंस कितने का आ गया? इस वाले में तो नहीं बनाना, लेकिन इसमें बनाना है। ये 2,000 का डिफरेंस आ गया। तो इस डिफरेंस के लिए हम जो स्टेटमेंट तैयार करेंगे उसे कहेंगे बैंक रिकंसिलेशन। तो बैंक रिकंसिलेशन में जो क्या रीजन थे, क्यों डिफरेंस आया, क्या कारण थे जिसकी वजह से हमें रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना पड़ा। तो डिफरेंसेस आए तो अभी तो रिकंसिलेशन बनाया। बैंक में भी 10,000 है, हमारे पास भी 10,000 है, तो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट नहीं बनेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो एंट्री या तो बैंक ने गलती की होगी या मैंने की होगी गलती। गलती तो हुई है तभी तो रिकंसिलेशन हो रहा है ना। अगर वो डिफरेंसेस आ रहा है या तो मेरी वजह से आ रहा होगा या बैंक की वजह से आ रहा होगा या किसी और कारण की वजह से आ रहा होगा, कुछ ना कुछ हो जाता है गलती। तो उन गलतियों को पता लगाने के लिए हम स्टेटमेंट तैयार करते हैं। क्या सर ये बैंक स्टेटमेंट कब बनाया जाता है? कुछ के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि बैंक स्टेटमेंट कब बनाया जाता है। एक दिन में बनाया जाता है, महीने भर में बनाया जाता है, 6 महीने में, क्वार्टरली, या साल के एंड में। इसकी कोई डेट नहीं होती, आपको जब चाहे बनाना हो तब बना सकते हो। आप 15 दिन में बनाना चाहो 15 दिन में बना लो, 1 महीने में बनाओ, 3 महीने में बनाओ, 6 महीने में बनाओ, साल भर में बनाओ, क्योंकि एक स्टेटमेंट है, कोई अकाउंट नहीं है। स्टेटमेंट तो आप कभी भी निकाल सकते हो ना। आप बैंक में जाते हो, अपना स्टेटमेंट निकालते हो, इसकी कोई डेट होती है? कोई भी डेट नहीं होती ना। जाके आपने कहा यार काफी टाइम से मैं बैंक नहीं गया, पासबुक प्रिंट करा के लाता हूँ, देखूं तो सही क्या डिफरेंसेस हैं, मतलब कितना बैलेंस है वहां पे। तो जब डिफरेंसेस देखते हो तो वो डिफरेंसेस के कुछ ना कुछ कारण हो सकते हैं। वो कारण क्या होता है? ये बेसिकली 3 कारण होते हैं। डिफरेंसेस ड्यू टू टाइमिंग, रिकॉर्डिंग एंट्री। कई बार टाइमिंग की वजह से भी गलतियां हो जाती हैं। सर टाइमिंग की वजह से मतलब क्या है? अब देखो चेक की जो डेट होती है वो 3 महीने की डेट होती है। यदि कि मैं किसी को चेक देता हूं तो वो 3 महीने की डेट का होता है। आज अगर मैं किसी को चेक से पेमेंट करता हूं, मान लेते हैं मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल चेक से दिया, ठीक है, मेरे यहाँ सर पढ़ाने आते हैं, उनको सैलरी में चेक से दे रहा हूँ। अब सर बिजी थे, सर के पास समय नहीं था, वो 1 हफ्ते तक बैंक ही नहीं गए, और महीने का एंड भी हो गया। मान लेते हैं सितंबर चल रहा है, 30 सितंबर की डेट क्लोज हो गई और उन्होंने 6 अक्टूबर को जाके मेरे अकाउंट से पैसा निकाला। बट अगर मैं 30 सितंबर का रिकंसिलेशन स्टेटमेंट मांगता हूं बैंक से, तो उस वो जो जो मैंने चेक इशू किया था मेरे यहाँ, तो वो माइनस हो गया। मतलब
मैंने तो अपनी यहाँ तुरंत एंट्री कर दी ना कि सैलरी डेबिट टू बैंक, मैंने तो एंट्री सेम डे पास कर दी जब चेक दिया। लेकिन जिसको मैंने चेक दिया वो उन्होंने मेरे अकाउंट से 15 दिन बाद पैसा विड्रॉ किया, तो 30 सितंबर तक मेरे अकाउंट से पैसा नहीं निकला, मेरे बैंक में क्या रहा, बैलेंस प्लस रहा। तो इसका मतलब वो स्टेटमेंट किसकी वजह से गलती हुई, टाइम गैप की वजह से, क्योंकि चेक का टाइम 3 महीने का होता है, तो बैंक पे आप 3 महीने तक कभी भी पेमेंट निकाल सकते हैं। ऐसी चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर, बैंक में वो क्लियर ही नहीं हुआ। जैसे मान लेते हैं युवराज बैठे हैं हमारे पास और बहुत महान बल्लेबाज भी हैं हमारे, तो इन्होंने मेरे को एक चेक दिया कि सर बोलो नहीं सर आपको मैं चेक से फीस दे दूं, मैं कहा दे दे भाई, आती हुई लक्ष्मी को कहीं से भी आया, मना नहीं करना चाहिए। अब इन्होंने मुझे चेक से दिया और मैं भी बहुत, तुम्हें पता है बिजी शेड्यूल रहता है, टाइम तो होता नहीं बैंक जाने का। अब मैंने भी क्या करा, हर अगले दिन हमारे एक सीएम साहब है नीतीश जी, इन्होंने भी मुझे चेक दिया। जब हाँ नीतीश तो बिहार के नहीं है, अब बिहार से तो इन्होंने जैसी मेरी क्लासेस देखी बिहार में और तुरंत ट्रेन पकड़ी इन्होंने बिहार से हरिद्वार, और उसी दिन से ये फैन हो गए। चलिए थैंक यू। तो इन्होंने भी मुझे चेक दिया, लेकिन इन्होंने दिया 5 दिन बाद। अब मैं क्या करता हूँ, हर महीने जितने भी चेक इकट्ठा होते हैं सबको एक दिन में जाके बैंक में जमा करके आता हूँ। अब मैं ये डेट नहीं देखता कि यार मतलब कितना टाइम हो रहा है, तो मैंने क्या करा, महीने के एंड में 27-28 तारीख में बैंक में सारे जमा कर दी चेक। अब हो सकता है उसमें से कुछ जमा हो गए सेम डे और कुछ नहीं हो पाए। अब जो नहीं हुए हैं तो मेरे यहाँ तो तुरंत हो गए ना, इसने मुझे फीस दी, मैंने तुरंत आज की डेट में एंट्री चढ़ा दी, रिसीव फ्रॉम नीतीश, और चढ़ा दी मैंने वहां पे रिसीव फ्रॉम युवराज, वो भी चढ़ा दी मैंने। लेकिन बैंक में जमा नहीं किए, बैंक में जमा मैंने 10 दिन बाद किए, तो वो टाइम गैप हो गया और वो समय पे बैंक में जमा नहीं हुए, तो बैंक में बैलेंस क्या हो गया, कम। ऐसा नहीं कि इनका पैसा नहीं आया, पैसा आया होगा, लेकिन 30 सितंबर तक ना आके वो 4 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 10 अक्टूबर तक इस तरह से पैसा आता है। तो वो जिस महीने का मैं स्टेटमेंट बना रहा हूं, अगर उस स्टेटमेंट में वो नहीं आ रहा है तो वो किस में आ जाएगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। तो आई होप ये वाला समझ में तो आ गया होगा सभी को, डिफरेंस ड्यू टू टाइम रिकॉर्डिंग में। नेक्स्ट आता है ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय द बैंक बट नॉट द अकाउंट होल्डर। बैंक ने तो अपना काम ईमानदारी से किया, मैं ही निकम्मा हूं, मैंने ही समय से नहीं किया या मैं करना भूल गया, होती है ना, आदत होती है, उनकी तो नौकरी है भैया, उनको तो करना ही है, नहीं तो उनका रिकंसिलिएशन टैली नहीं होने का। तो ये कौन से कारण होते हैं, जैसे बैंक मुझे इंटरेस्ट देता है तो कौन सा मुझे कॉल करके बताता है बैंक, तो सर कहाँ है, मैंने कहा जी मैं वहां हूँ, जरा भी चीला के जंगलों में घूम रहा हूँ। सर वो इंटरेस्ट देना था आपको, तो इंटरेस्ट दे दो भाई, मेरे खाते में दे दो। बैंक कोई कैश में थोड़ा ना देता है, तो बैंक इंटरेस्ट देता है तो उसका मैसेज भी नहीं आता आपके पास। मजेदार बात यह है, आपके पास मैसेज भी नहीं आता कि इंटरेस्ट दिया बैंक ने, आपके अकाउंट में किसी ने पैसा जमा किया या निकाला, उसका मैसेज तो आपके पास आ जाएगा, लेकिन इस बैंक इंटरेस्ट का मैसेज नहीं आता कई बार। और किसी के पास आता होगा तो बात अलग है, मेरे पास तो आज तक नहीं आया भाई। तो बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट बाय या डेबिट बाय, सर क्रेडिट और डेबिट का खेल समझ में नहीं आ रहा। अगर मेरा बैंक में बैलेंस है तो बैंक इंटरेस्ट मुझे मिलेगा, समझ में आ गया। और अगर मेरा डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस का मतलब हो गया मेरा ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट का मतलब है मैंने बैंक से लोन ले रखा है, तो बैंक मुझे ब्याज देगा, भाई साहब आपने हमारे यहाँ से लोन लिया, लो ब्याज भी ले लो, ऐसा तो नहीं करेगा ना। जब मैंने बैंक को पैसा बैंक को दिया तो मैं ब्याज ले रहा हूं, और जब मैंने बैंक से लिया तो बैंक मुझे ब्याज फिर से लेगा। तो वो लेगा या देगा, वो डायरेक्ट अकाउंटिंग एंट्री करेगा, वो मुझे बताएगा नहीं, वो मेरे अकाउंट से वापस माइनस कर देगा। तो यहाँ पे आता है बैंक इंटरेस्ट क्या हो जाता है, हमें मिलता है बैलेंस पे, जब हम विड्रॉ करते हैं एक्सेस अमाउंट यानी कि माइनस में होता है हमारा, तो बैंक हमसे चार्जेस करता है, ऐसी बैंक चार्जेस होते हैं। अब सर बैंक चार्जेस कैसे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा एसएमएस चार्जेस भी आते हैं आपके पास, बैंक के जो मैसेज आते हैं उनके भी चार्जेस लेता है बैंक आपसे क्वार्टरली। सर मेरे पास, मैंने तो पिछले 3 महीने से कुछ भी जमा नहीं किया, तो कोई बात नहीं, नहीं करा तो नहीं करा, लेकिन बैंक चार्जेस तो लेगा आपसे, करते तो बैंक आपको मैसेज भेजता। तो यहाँ पे बैंक चार्जेस का मतलब हो गया, बैंक कई तरह के चार्जेस लेता है, जैसे चेकबुक चार्जेस, एटीएम चार्जेस, ठीक है, लॉकर चार्जेस, इस तरह के कई सारे चार्जेस लेता है, लेकिन आपको कोई इंटीमेशन नहीं आता, वो आपके अकाउंट से डिडक्ट कर देता है पैसा, यानी कि डेबिट कर देता है। समझ में आ गया। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। अब जैसे कंपनी है, मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के, कोल इंडिया के शेयर हैं, बीएचईएल के शेयर हैं, ये लोग क्या करते हैं, साल के एंड में डिविडेंड देते हैं। तो डिविडेंड मेरे को नहीं देते, हाथ में नहीं देते, ये मेरे अकाउंट में देते हैं, और अकाउंट कौन कलेक्ट करता है, बैंक करता है, यानी कि मेरे अकाउंट में डायरेक्ट जमा हो जाता है उनका। डिविडेंड कहते हैं प्रॉफिट का हिस्सा जो शेयर होल्डर को दिया जाता है। अब शेयर होल्डर कौन से होते हैं, तुमने 12th में कंपनी पढ़ोगे, कंपनी अकाउंट्स, वहां पे आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे, पर छोटे से मैं समझाता हूं। हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, शेयर्स को सभी को पता होगा, शेयर्स मतलब उस कंपनी का हिस्सा लेते हैं, हम वहां पे पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उन कंपनी के पैसे से हम क्या करते हैं, हम वहां पे इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स खरीदते हैं। तो कंपनी क्या करती है, साल भर में जब प्रॉफिट कमाती है तो एक हिस्सा आपको भी देती है, जितने हिस्से के आप मालिक हैं, यानी कि आप उस कंपनी के ऑनर हो गए, लेकिन उतने हिस्से तक जितने के शेयर हैं।
मान लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्री का एक शेयर मेरे पास है और मैं रिलायंस इंडस्ट्री में मुकेश अंबानी की जगह बैठ गया, तो मैं हूँ उसका मालिक। अरे भाई तेरे पास एक शेयर है, उसके पास करोड़ों शेयर है, तो जितने शेयर जिसके पास है वो उतने हिस्से का मालिक होगा, पर चेयरमैन की कुर्सी पे नहीं बैठेगा। आप वहां शेयर होल्डर हो केवल। तो कंपनी आपको डिविडेंड देगी, और रिलायंस इंडस्ट्री ने मेरे को 10 रुपए का डिविडेंड दिया एक शेयर पे। अगर मेरे पास 10 शेयर हैं तो कितना डिविडेंड मिला? 100। और मेरे पास 1000 शेयर है तो कितने हो गए? 10,000। और 1 लाख शेयर है तो कितने हो गए? 10 लाख। तो ये डिविडेंड किसने लिया? बैंक ने। तो बैंक में तो प्लस हुआ, लेकिन मुझे नहीं पता इसके बारे में। फिर डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक। कई बार क्या होता है, जैसे मेरी इंश्योरेंस प्रीमियम है, लाइफ इंश्योरेंस, हाउसिंग लोन मैंने लेता हूं, और हेल्थ इंश्योरेंस, या तो क्या करता है लाइफ इंश्योरेंस बैंक मेरे अकाउंट से काटता रहता है। मैंने ईएमआई कर रखी होगी, जैसे मैंने बैंक से लोन लेगा तो बैंक क्या करता है, लोन की किस्त काट लेता है हर महीने, ठीक है ना, वो डिडक्ट कर देता है बैंक। वो एंट्री सिर्फ बैंक करता है, हमें पता ही नहीं होती, वो याद ही नहीं होती। अब मान लेता मेरे को पता है सितंबर अक्टूबर में मेरी एक एलआईसी की प्रीमियम जानी है, पर मुझे याद नहीं है कौन सी डेट को जानी है, इसके बारे में मुझे पता नहीं चलेगा। मैंने ईसीएस फॉर्म कर रखा है साइन, कि बैंक मेरे अकाउंट से डायरेक्ट जो भी वो डेट आएगी बैंक उसकी पेमेंट कर देगा मेरी। तो ये होता है डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक। बैंक के द्वारा पेमेंट कर दी, बैंक ने करी, मुझे थोड़ा ना पता, मैं तो एंट्री करूंगा ही नहीं ना उसकी। क्लियर हो गया ये वाला भी? और ये तो तुम हो सारे बदमाश। ये है ई पॉइंट, डायरेक्ट डिपॉजिट इन द अकाउंट बाय द कस्टमर। जैसे अच्छू ब्रो ने मेरे को क्या करा, मेरे अकाउंट में डायरेक्ट जीपे कर दिया, मुझे पता ही नहीं भाई ये किसका पैसा आया, क्योंकि गूगल पे में गूगल आईडी आती है, ना कि उसका नाम। अगर नाम आ जाए तो पता चल जाए भाई किस व्यक्ति ने पेमेंट किया है, ताकि उसके नाम से फीस चढ़ाई जा सके। तो कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो हमारे अकाउंट में डायरेक्ट जमा कर देते हैं, तभी मैं बोलता हूँ बेटा फीस की रसीदें भेज दिया करो, पता तो चले किसने भेजा है। तो पता ही चलता कोई आपका अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इतने रुपए से आया, बड़ा चेहरे पे मुस्कुराहट तो आती है, लेकिन एक टेंशन भी आ जाती है साथ साथ, किसने भेजे यार ये, है ना। तो ये भी है डायरेक्ट डिपॉजिट इन द अकाउंट बाय कस्टमर। कस्टमर में आप अपना नाम भी ले सकते हैं। फिर आता है डिसऑनर ऑफ बिल। बिल होता है या चेक होता है, कई बार वो चेक डिसऑनर हो जाते हैं, चेक भी कह सकते हो, इसको चेक भी लिख सकते हैं। यानी कि कई बार क्या होता है, हम किसी को चेक देते हैं, वो डिसऑनर हो जाता है, तो बैंक हमारे अकाउंट से माइनस कर देता है अमाउंट। एरर तो किसी से भी हो सकती है, ओमिशन मतलब भूल गए हम। जैसे क्या हुआ था, किसी ने मुझे चेक से पेमेंट दिया, नीतीश सीएम साहब ने मुझे चेक से पेमेंट दिया फीस का, मैंने अपने ड्रॉज में रखकर भूल गया। 2 महीने तक मैंने कहा, अगले महीने फिर आया, मैंने कहा तूने पैसे नहीं दिए। सर दिए तो चेक कब दिया था? सर उस डेट को दिया था, आपने ड्रॉज में रखा था। ओ माय गॉड, ड्रॉज में ही पड़ा हुआ अभी तो भूल गया है। तो ना तो कैश बुक में एंट्री हुई, ना वो पासबुक में हुई, होगी वो एंट्री, लेकिन वो डिफरेंस तो आ गया ना। तो ओमिशन ये भी हुआ। कई बार क्या होता है, बैंक गलती कर जाता है, जैसे किसी का नाम है, बड़ा कॉमन नाम होता है, जैसे अनवित शर्मा, एक होता है अनवित कुमार शर्मा, दोनों बड़े कंफ्यूजन नाम है ना। अनवित कुमार शर्मा सर है तो अलग अलग ना, लेकिन क्या होता है, बैंक ने शर्मा देखा और उसके अकाउंट में टक पेमेंट कर दिया। देना था अनवित कुमार शर्मा के अकाउंट में, दे दिया अनवित शर्मा के अकाउंट में। और अनवित कुमार शर्मा तो बैठा हो, कब आ गया पैसा, और अनवित शर्मा किसका पैसा आ गया भाई, मजा आ लिया, तुरंत गया बैंक से पैसा निकाल के भाग गया, बैंक फिर पीछे पड़ रहा है इसके। तो एरर क्या होती है, कई बार बैंक गलती कर जाता है, इंटरेस्ट देने में गलती से ज्यादा अमाउंट दे दिया, 10,000 को 1 लाख कर दिया। एक बार मेरे अकाउंट में क्या हुआ था, मेरी जो रिसेप्शनिस्ट इसने 2,000 रुपए जमा किए, और गलती से 2,000 की जगह बैंक वालों ने एंट्री कर दी 20,000 रुपए की, और सीधा अकाउंट, मैंने कहा यूर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड 20,000। मैंने कैसे, तो मैंने 2,000 दिए थे, 20,000 कहां से आ गए। थोड़ी देर बैंक वालों को फोन आ गया, उसके पास पता चल जाता है बैंक वालों को, जब वो कैश टैली करते हैं तो पता चल जाता है, तो सर आपके अकाउंट में ना 18,000 रुपए ज्यादा चले गए। अच्छा आ रहे हैं भाई, तो अच्छा ईमानदार कस्टमर है, तो बेचारों उनकी टेंशन होती है, नहीं तो उनको अपनी जेब से भरना पड़ेगा पैसा। 18,000 रुपए बैंक अकाउंट क्लोज होने से पहले कैश बुक में वो बैलेंस टैली होना चाहिए, और 18,000 ने तो उनको अपनी जेब से भरना पड़ेगा, कैश का अकाउंट का बैलेंस मिलना चाहिए। ये बड़ा पंगा होता है। तो फिर मैंने रिसेप्शनिस्ट को फोन किया, मगर जाके चेक साइन करके आ जाओ और वहां पे पेमेंट दे के आ जाओ 18,000 रुपए की, तब वो जाके बैलेंस क्लियर हो गया। फाइनली पता चल जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है, बैंक गलती कर जाता है, और इन्हीं गलतियों को दूर करने के लिए हम जो स्टेटमेंट तैयार करते हैं उसे क्या कहते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब ये पढ़ाना बहुत आसान है, बहुत सारे रॉकेट साइंस बहुत सारे लोग ना पता नहीं अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, और हर तरीके के टीचर को देखो हर एक का अपना तरीका होता है। बट अगर आप स्टार्टिंग से मेरे से जुड़े हैं तो आपको बिल्कुल ये तरीका बहुत आसान लगेगा। तो इसमें ना एक ही बैलेंस याद रखो। देखो आपको पता है कि कैश बुक का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। कैश बुक का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। डेबिट बैलेंस का मतलब है हमारा जो डेबिट है, इसका मतलब हमारे अकाउंट में पैसा है। ट्रायल बैलेंस में कैश अकाउंट कहां आता है, कौन सी साइड आता है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट साइड में आता है बेटा, डेबिट साइड में आता है ना। लायबिलिटी और लोन क्रेडिट होते हैं ना,
और कैश और बैंक जितनी भी एसेट्स होती हैं वो क्या होती हैं, डेबिट होती हैं। तो जो हमारा बैलेंस है वो कैश का बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट साइड में होता है। तो इसी को समझते हैं। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी कि बैलेंस हमारा क्या है, प्लस में है, और बाकी जितने भी बैलेंस है सब इसके अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, आपको यही रूल ध्यान रखना है, ये रूल तो याद हो गया ना, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक क्या होगा, प्लस, यानी कि हमारे अकाउंट में पैसा है। अगर मैं कहूं क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक हो तो क्या होगा, माइनस। इसका मतलब ये क्या हो गया, कैश बुक ओवरड्राफ्ट। क्या हो गया ये, कैश बुक ओवरड्राफ्ट। बैलेंस क्या हो गया, ये हमारा ओवरड्राफ्ट में आ गया। अब देखो ये तो आ गया किसका बैलेंस, कैश बुक का। अब पासबुक का भी ले लो। अगर पासबुक का डेबिट होगा तो क्या होगा, माइनस। जबकि कैश बुक का डेबिट प्लस होता है, तो पासबुक का डेबिट क्या होगा, पासबुक बैलेंस, सॉरी, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का बैलेंस क्या होगा, माइनस। पासबुक का जो बैलेंस होगा वो क्या होगा, माइनस होगा। माइनस में जाएगा और इसे कहेंगे पासबुक ओवरड्राफ्ट। क्या कहेंगे इसे, पासबुक ओवरड्राफ्ट। और इसका क्रेडिट बैलेंस क्या होगा, प्लस। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक प्लस। अब आपको बस केवल एक बैलेंस ध्यान है, कैश बुक का ध्यान है, तो बाकी बैलेंस आपको याद हो जाएंगे। यानी कि आपको जो ध्यान रखना है वो कौन सा रखना है, कैश बुक का। और कैश बुक का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है, प्लस। एक याद रहेगा, बाकी सब इसके अपोजिट हो जाते हैं। कैश बुक का डेबिट प्लस, तो कैश बुक का क्रेडिट क्या होगा, माइनस। पासबुक का डेबिट क्या होगा, माइनस, और पासबुक का क्रेडिट क्या होगा, प्लस। इसी तरीके से हम क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चंस करा देता हूं मैं टीएस ग्रेवाल का, क्वेश्चन नंबर 1। टू 2023 एडिशन है, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 13.46। क्वेश्चन नंबर 1 टीएस ग्रेवाल। ठीक है, अब यहां पे दिया हुआ है इसने, प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है और हम बनाएंगे इसका वर्किंग नोट। क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट। बड़ा आसान है, आप इसको समझें। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है तो उसका मतलब आपको क्वेश्चन में कैश बुक के बैलेंस गिवन है, तो 2 बार सीबी करेंगे और 1 बार हम करेंगे पासबुक। कैश बुक और पासबुक। और डेबिट बैलेंस दिया है हमारे को 30,000 रुपए का। कितने का बैलेंस दिया है, 30,000, यानी कि हमारे खाते में बैलेंस क्या है, प्लस में है। पैसा बहुत है हमारे पास, 30,000 रुपए प्लस में। और डिफरेंसेस आए, किन कारणों से आए, वो कह रहा है चेक डिपॉजिट किया बट नॉट क्लियर। चेक डिपॉजिट किया 2,000 रुपए का, तो 2,000 रुपए का चेक डिपॉजिट किया, हमने तो कर दिया जमा, परंतु वो बैंक में जमा नहीं हुआ, तो बैंक में बैलेंस क्या हो गया, माइनस। हमारे यहां तो हो गया, क्योंकि चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किए पर वो बैंक में जमा नहीं हुए, लेकिन हमारे यहां तो हो गए ना, हमने तो अपने यहां चढ़ा दिए ना पैसे। समझ में आया या दोबारा समझाऊं, दोबारा समझाऊं। जैसे इसने कहा कि चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, क्लियर कहां होंगे, बैंक में होंगे ना क्लियर, पर वो बैंक में क्लियर नहीं हुए। भाई मेरे यहां तो हो गए ना, आपने आज फीस मुझे चेक से दी तो मैंने तो अपने यहां जमा कर दी ना, अब वो मैंने चेक कहां जमा करा, बैंक में, पर वो बैंक में क्लियर नहीं हुआ, तो बैंक में क्या बैलेंस रहा, माइनस। समझ में आ गया, मेरे यहां तो जमा हो गए, आप मुझे जब चेक से फीस देते हो तो आपकी मैं फीस रजिस्टर में चला देता हूँ ना, आप एंट्री कर देता हूँ ना कि रिसीव फ्रॉम नीतीश कुमार, तो मेरे को पैसा तो मिल गया ना, रिसीव हो गया ना मेरे पास, लेकिन मैं उस चेक को कहां जमा करने जाऊंगा, बैंक में, पर वो बैंक में क्लियर नहीं हुआ, तो बैंक में क्या रहा बैलेंस, माइनस। ऐसी चेक इशू किया परंतु वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ पेमेंट के लिए,
तो जब मैं चेक इशू करूंगा तो कैश बुक क्या हो जाएगी, माइनस। मैंने किसी को चेक दिया तो मेरे खाते से पैसा माइनस हो गया, लेकिन माइनस, असली माइनस कब होगा, जब वो बैंक में जाके निकालेगा। तो वो बैंक में जमा ही नहीं, निकाला ही नहीं पैसा उसने। कितने का अमाउंट था, 3000, तो बैंक में बैलेंस क्या हो गया, प्लस। ऐसी बैंक का इंटरेस्ट, क्योंकि पैसा क्या है मेरे पास, प्लस में है, तो बैंक मुझे इंटरेस्ट देगा या लेगा, बैंक मुझे देगा ना। भाई मेरे खाते में, बैंक अकाउंट में मेरा पैसा है, तो बैंक मुझे ब्याज देगा ना। भाई मेरे खाते में पैसा है ना बैंक में, तो बैंक ने मुझे ब्याज दिया, तो बैंक में पैसा क्या हो गया, प्लस। और मेरे को क्या पता क्या आ रहा, माइनस। ठीक है, बड़ा सिंपल है, प्लस और माइनस ही करना है। अब आपको क्या करना है, कैश बुक को किससे करोगे, पासबुक के साथ। तो यहाँ पे प्लस का कितना लिखेंगे, 30,000। प्लस का देखो कौन कौन से साइन है, दो ही साइन है ना, एक 3000 है प्लस का, और एक क्या है 400। तो बैलेंस टोटल कितना हो गया अमाउंट, 33,400, और माइनस का साइन कितना है, सिर्फ 2000। तो बैलेंस कितना रहा बैंक में, 31,400। तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस का बैलेंस आ गया, और बैंक में भी बैलेंस प्लस में है, तो बैलेंस एज पर क्या होगा, ये पासबुक। अब सर क्या इतना आसान है, बेसिकली ये तो वर्किंग नोट है, इसके कोई मार्क्स नहीं मिलते। आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो बैंक रिकंसिलेशन के मिलेंगे, किसके मिलेंगे। लेकिन आप जब इससे बना लोगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट तैयार करेंगे, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। अगर डेट दी है तो डेट के हिसाब से चलना, और डेट नहीं दी है तो कोई बात नहीं। एक साइन माइनस का रहेगा, एक साइन किसमें रहेगा, माइनस का, एक साइन रहेगा प्लस का। पर्टिकुलर लिखो या ट्रांजेक्शन लिखो, दोनों ही सही माने जाते हैं, चाहे आप ट्रांजेक्शन लिखो या पर्टिकुलर लिखो, कोई एक ही चीज है। अब जो क्वेश्चन में लिखा है बस वैसे ही उतारते जाएं। सबसे पहले क्या दिया था आपको, क्वेश्चन में क्या दिया था, बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस भी लिख सकते हो आप चाहो तो, कोई दिक्कत नहीं है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, प्लस में दे रखी है कितना, 30,000। अब आपको केवल ध्यान रखना है, जो ये वाले प्लस के हैं उसको प्लस में ले जाना, ये वाला माइनस माइनस में ले जाना है। ठीक है, तो प्लस कितना है, 3000 का है। तो पहली ट्रांजेक्शन क्या थी, 2000 वाली थी, ये कहाँ रही है, माइनस साइड में, कहाँ रही है, तो माइनस साइड में क्या था, चेक क्या हुआ था, हमें चेक डिपॉजिटेड हुआ था, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर। ठीक है, दूसरी ट्रांजेक्शन क्या है, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितना है, 3000, और 400 क्या था तीसरा, बैंक इंटरेस्ट। कितना है, 400 प्लस में। अब इतना समझ में तो आ गया होगा आपको। अब टोटल करेंगे, देखो किधर का ज्यादा है, जिधर का ज्यादा सबसे पहले उस टोटल को करो, और ये टोटल आना चाहिए 33,400। इसका मतलब यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे कितना आएगा अमाउंट, ये वाला जो नीचे है 31,400, और इसको क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक। इस तरह से आपने इसको टैली करना है, और फाइनली नीचे जो बैलेंस आएगा ये इक्वल होना चाहिए दोनों साइड का, 33,400। आई होप समझ में आ गया होगा, कोई डाउट है तो दोबारा पूछो।
कंफ्यूजन है बेटा कृतिका? प्लस वाली चीज प्लस में लिखी है और माइनस वाले हमने कहाँ लिखे हैं? माइनस में। और ये जो टोटल आया था 31,400 इधर का बैलेंस आएगा ना, तभी तो इक्वल होगा। यहाँ तो 2000 है, इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंस कितना आना है? 31,400, यही हमारा आ रहा है। देखो बिल्कुल सेम, बिल्कुल ऐसे चलना है। ये स्टेटमेंट 2-4 बनाओगे ना स्टार्टिंग में। देखो कोई भी बच्चे हो जो आप बेटा, जो ऑनलाइन व्यूअर्स है ना, वो भी अगर देख रहे हैं ना, तो आपको ना ये मत समझना कि पहली क्लास में ही बैंक रिकंसिलिएशन टॉप लेवल पे समझ में आ जाएगा और आप भागना शुरू कर दोगे। ठीक है ना, 3-4 क्वेश्चंस करोगे तब आपको समझ में आएगा। इसके बाद आप मेरे साथ अगली क्लास में और जुड़ना, अगले पार्ट में जुड़ना, उसमें आपको और समझ में आना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद प्रैक्टिस करोगे अपना आप, तो और अच्छी तरीके से आना शुरू हो जाएगा। तो अभी देखो प्लस वाले साइन कहाँ लिखे हमने? प्लस में। और माइनस वाले साइन कहाँ लिखे? माइनस में। बिल्कुल एज इट इज हमें उतारना है ये वाला। आई होप समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे लिखें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो बेटा लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। और आप मुझे इंस्टाग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, बोलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में। लव यू ऑल।